डॉक्टर रंजीत आज एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जब मेटाबोलाइज होता है तो इसी प्रोसेस के दौरान जो है, इसी प्रोसेस के थ्रू जो है उसको गुजरना पड़ता है। और ये ग्लाइकोलिसिस जो है अपने नाम से ही स्पष्ट है, ग्लाइकोलिसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब ग्लूकोज हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो वो जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसका ऑक्सीडेशन का स्टार्टिंग प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस मींस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे शरीर में आता कैसे है। जब हम नॉर्मल डाइट लेते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट बना होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फिर हमारे शरीर में डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के थ्रू हमारे सेल तक पहुंचता है और सेल में सबसे पहले वहां पर उसकी ब्रेकडाउन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं और 6 कार्बन कंपाउंड्स तोड़े जाते हैं, 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स। ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स ये कितने कार्बन का होते हैं? 3 कार्बन का ये होता है और इसको अलग अलग भाग में तोड़ दिया जाए। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसके तोड़ने के पीछे इसका मकसद क्या है हमारे शरीर का? इसका तोड़ने के पीछे ये मकसद है कि हमें एटीपी, हमें एनर्जी की जरूरत होती है शरीर में। हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमें सरवाइव करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें इसी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद आता है। तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए तो और भी आगे का प्रोसेस, आगे का बायोकेमिकल पाथवे हम इसके बाद का जो हमारा क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें हम देखेंगे। ये क्या है? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पाइरुवेट। पाइरुवेट में टूटने के बाद जब एक साइकिल चलती है तो ये कुछ एटीपी जनरेट होती है और कैसे कैसे ये एटीपी, ये सीक्वेंशियल एंजाइमेटिक रिएक्शंस है, एक एक करके हम इसकी बात करेंगे। ये सबसे स्टार्टिंग में मैं नेट रिएक्शन की बात कर दूं, ग्लूकोज प्लस 2 NADH 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल प्लस 2 NADH मॉलिक्यूल और इसमें 2 ATP, 2 ATP मॉलिक्यूल्स इसमें डायरेक्ट बनते हैं और बाकी आपका NADH के फॉर्म में बनता है। और ये NADH मॉलिक्यूल्स जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंटर करता है तो यहां से 1 NADH मॉलिक्यूल आपका देता है 2.5 ATP। अभी मैं एनर्जेटिक्स आपको बताऊंगा इसके बाद कि ये टोटल अगर एक बार ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है थ्रू ग्लाइकोलिसिस तो कितने ATP मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्लूकोज का क्या फेट होता है। ग्लूकोज जब हम लेते हैं तो कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका, जब एक्सेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल एटीपी बनने के बाद जब एक्सेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है तो ग्लाइकोजन में हमारे बॉडी में स्टोर होता है। ये ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपका ऑक्सीडेशन वाया ग्लूकोज, पाइरुवेट और पाइरुवेट के बाद क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला जाता है। और कुछ जो है आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू आपका राइबोज 5 फॉस्फेट यानी RNA DNA मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने में आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल चला जाता है। ये आपका एक ओवरऑल जो है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का एक फ्लो चार्ट है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है ग्लूकोज का तो आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद ये आपका CO2 और H2O में आपका ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब भोजन का, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो सबसे पहले ग्लूकोज पाइरुवेट में बनता है, ये आपका ग्लाइकोलिसिस। ये जो प्रोसेस होता है एरोब्स और एनाएरोब्स दोनों में होता है, यानी इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन नहीं लेते हैं उसमें भी ये वाला प्रोसेस चलता है, यानी ग्लूकोज से पाइरुवेट। अब पाइरुवेट का फेट क्या होता है? पाइरुवेट अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला, ठीक है, तो ये कहां चला जाएगा? आपका एरोबिक कंडीशंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम बनता है और एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल की मदद से आपका CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। और पाइरुवेट फिर अगर मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं मिला, एरोबिक कंडीशन में नहीं गया,
तो क्या होगा, हमारे शरीर में ये लैक्टेट के फॉर्म में एक्युमुलेट हो जाता है। और फिर एनारोबिक कंडीशन, कुछ फर्मेंटर बैक्टीरिया जो होते हैं फर्मेंटेशन जो करते हैं, उसमें इथेनॉल और CO2 के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। कौन? पाइरुवेट। इस तरीके से जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है इनटू पाइरुवेट में, तो पाइरुवेट के 3 फेट होते हैं। एक एरोबिक कंडीशन में एसिटाइल कोएंजाइम बनने के बाद ये CO2 और H2O में कन्वर्ट होके ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसमें सारा का सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? ATP में। यही जो क्या है, एनर्जी है, यही हमें एनर्जी देता है। एनर्जी हमें डेल्टा जी, फ्री एनर्जी के फॉर्म में ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो ये ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ये 10 स्टेप में रिएक्शन होता है। जो पहले का जो 5 स्टेप है वो आपका प्रिपरेटरी फेज होता है, यानी किसी चीज, कोई भी चीज बनाने से पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी करने के बाद उसके रिजल्ट आते हैं। तो ये जो है आपका प्रिपरेटरी 5 जो है शुरुआत के जो 5 स्टेप्स होते हैं। अभी मैं बात करेंगे जब आपका फ्लो चार्ट ग्लाइकोलिसिस का आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है आपका ग्लूकोज सीक्वेंशियल एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक एक करके ब्रेक करता है। और ये जो है सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम प्रोडक्ट रिएक्शन है और एंजाइम बाहर आएगा आपका। ये बेस्ड है इस पे, हर स्टेप में आपका एंजाइम इन्वॉल्व है और एंजाइम की मदद से आपको ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरे के लिए ये सबस्ट्रेट होगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो शुरुआत में प्रिपरेशन करने में इसको एनर्जी की जरूरत होती है, यानी ये ATP लेता है। कौन? ये ग्लाइकोलिसिस जो है ATP कुछ लेगा। कोई भी काम करने से पहले हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो हमें एनर्जी देना है। यानी 2 मॉलिक्यूल्स जो है आपका यहाँ पे ATP के लगेंगे इस रिएक्शन में। 2 ATP खर्च होगा, तब जाके ये साइकिल, ये पाथवे जो है ये चलेगा और यहां से आपका फिर ATP निकलेगा। ATP यहां से रिलीज होगा और आप ATP और इन द फॉर्म ऑफ NADH ये रिलीज होता है। Here आप देख रहे हैं ये रिएक्शन। अब सबसे पहले कैसे जो, मैं एंजाइम के बाद में बात करूंगा कि हर स्टेप को हम एक एक करके आपको हाईलाइट करेंगे, कैसे जो है ये वाला स्टेप यहां से यहां आता है और कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होती है। मैं पहले एक फ्लो के रूप में आपको, एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको पहले ग्लाइकोलिसिस के सारे रिएक्शन समझाता हूं। सबसे पहले ग्लूकोज आपको पता है 6 कार्बन कंपाउंड होता है और आप यहां से हम इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं और इसकी नंबरिंग हमेशा यहाँ फंक्शनल ग्रुप से किया जाता है, आप याद रखिएगा। और बस आपका जो ये कन्वर्जन होगा ना, बिल्कुल ट्रिकी है। आप नाम के अकॉर्डिंग आप फॉस्फेट ग्रुप को बस आपको रोटेट करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले में, और यहाँ पे एंजाइम लगेगा। मैं एंजाइम की बाद में बात करूंगा कि कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे लग रहे हैं। तो ये जो स्टेप है यहाँ पे ATP का खर्च होगा, ATP यहाँ कंज्यूम होगा। एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे लगेगा, तब जाके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 नंबर पोजीशन पे यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate, fructose 1,6 bisphosphate 1 और 6 पोजीशन पे। और ये यहाँ पे भी एक ATP यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे। ये क्या है? ये प्रिपरेटरी फेज है, अभी प्रिपरेशन हो रहा है। नेक्स्ट फ्रक्टोज 1,6 bisphosphate कन्वर्ट इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पे आपका जो है ये 6 कार्बन का है। अब यहां पे आने के बाद ये 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, धाप DHAP इसको बोलते हैं। ये 3 मॉलिक्यूल में यहां टूट गया। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये 3 मॉलिक्यूल्स में दोनों ब्रेक कर। अब यहां से क्या होगा आप याद रखिए, ये अब अलग चलेगा और ये अलग चलेगा, ठीक है। आपस में बेशक जो है ये एक कॉमन पाथवे है, लेकिन यहां से इसके 2 रूट होते हैं, फिर दोनों रूट एक ही में आएंगे नेक्स्ट वाले में। अब एक यहां से आपका DHAP वाला है, ठीक है, धाप
और यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड जो 6 फॉस्फेट बना था वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे आपका पहला जो है NADH मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और चूंकि ये इधर से भी ये वाला प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली होता रहेगा, तो यहाँ पे एरो देके यहाँ पे इसी में पाथवे को कंबाइन किया गया है। तो वो 3 मॉलिक्यूल का और 3 मॉलिक्यूल का ये, अब ये दोनों दो मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से ये 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 3-3 कार्बन में, यानी 2 मॉलिक्यूल का पाइरुवेट आपको बना देगा। तो 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP का रिलीज होगा। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे और 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट। ये आपका पाइरुवेट एंड प्रोडक्ट है किसका? ग्लाइकोलिसिस का। और यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स ATP का रिलीज होगा। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल ATP का खर्च हुआ इसके पहले प्रिपरेटरी फेज में, और यहाँ पे 2 NADH बना, NADH 2 मॉलिक्यूल बना है, और 2 ATP प्लस 2 ATP यानी 4 ATP आपको इस वाले फेज में प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पे कुल मिला के क्या देखेंगे, ये आपका 5 ATP प्रोड्यूस करेगा, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको नेट जो ATP बनेगा, ये तो मैं माइनस करेंगे ना, ये तो खर्चा हो गया है आपका। तो ये जब ये खर्च हो गया है तो ये टोटल में जितना बना है, हमने जितना प्राप्त किया है उसमें से हमने 2 खर्च कर देना है। तो हमें टोटल जो ATP आपका नेट जो ATP की सिंथेसिस होगी 7 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। आप इसमें से 2 घटा देंगे, यहाँ पे 9 बन रहे हैं। 9 में से आपके 2 जो है कंज्यूम हो गए, तो आपके टोटल जो ATP मॉलिक्यूल है आपके 7 ATP मॉलिक्यूल्स इन ग्लाइकोलिसिस। एक साइकिल में एक ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस चलेगा 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे, तो आपके 7 ATP सिंथेसाइज होता है। एम क्या है ग्लाइकोलिसिस का? टू प्रोड्यूस ATP। हमारे सेल को सरवाइव करने के लिए, हमें सरवाइव करने के लिए, किसी भी सेल का, चाहे वो प्लांट सेल है, बैक्टीरिया सेल है, ये सारे प्रोसेस उसमें चलते हैं, क्योंकि विदाउट ATP हम जो है सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं। आपको इसमें आपको एंजाइम भी दिखेगा। सबसे पहला जो स्टेप है, इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहला जो स्टेप है ग्लूकोज। यहाँ पे हम सिर्फ आपको बताएंगे कि कैसे जो है कन्वर्ट होता है, आपको याद कैसे रखना है। ग्लूकोज बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे एक एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे लगा हेक्सोकाइनेज। काइनेज जहां भी आएगा वहां पे ATP आपको या तो लगेगा या तो निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ATP यहाँ कंज्यूम हुआ, और हेक्सोकाइनेज को की कैटालिसिस के लिए, ये चूंकि मेटेलो एंजाइम्स है, इसके कैटालिसिस के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, ATP के प्रेजेंस में, ये हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ये सबसे पहला स्टेप है हमारे ग्लाइकोलिसिस का। दूसरे में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहां भी ये मैग्नीशियम आयन लगेगा, और इस एंजाइम, चूंकि ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, इसी स्ट्रक्चर को आइसोमेराइज कर दिया गया है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपका एक एंजाइम आ जाएगा आइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। इस एंजाइम का नाम है जो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का। नेक्स्ट, fructose 6 phosphate convert into fructose 1,6 bisphosphate in the presence of phosphofructokinase 1। और यहाँ पे भी एक ATP मॉलिक्यूल आपका लग रहा है। ATP जो है आपका, चूंकि इसका फॉस्फेट ग्रुप आपका जो ATP का जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो गया, और ये ATP रिलीज हुआ, और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन भी लगेगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आपको बन गया। अब ये जो 6 कार्बन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है 6 कार्बन का, अब यहाँ पे 3 कार्बन का ब्रेक कर गया।
अब ये कौन सा क्लीवेज रिएक्शन करता है? एल्डोलेज लाइज रिएक्शन, ब्रेकडाउन रिएक्शन। हमने देखा था एंजाइम में, हमने आपको बताया था कि जो लाइजेज है वो ब्रेकडाउन रिएक्शन करते हैं, यानी कोई भी बड़ा है उसको दो भाग में ब्रेक कर देगा। तो आपको एल्डोलेज क्या करता है? 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक कर दिया। वो कार्बन कंपाउंड कौन है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। Dihydroxy acetone phosphate convert into glycerate 3 phosphate in the presence of TPI. TPI thiose phosphate isomerase के प्रेजेंस में आपका जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और उधर से भी आपका एक 3 फॉस्फेट आ गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3। ये अब दो मॉलिक्यूल्स आपके बनने लगेंगे, यहां से आपका दो मॉलिक्यूल इसके बनने चले जाएंगे, तब जाके लास्ट तक आपको 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनेंगे। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू 1,3 bis phosphoglycerate इन द प्रेजेंस ऑफ GAPDH। GAPDH एक एंजाइम है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। अब चूंकि डिहाइड्रोजिनेज है तो ये NAD+ को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से क्या कर देगा? NAD+ बनेगा। ये क्या है? ये भी हाई एनर्जी कंपाउंड है, ये भी आपका चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और यहां से इलेक्ट्रॉन की मदद से इससे एनर्जी बन जाएगा 2.5 ATP। ठीक है, डेल्टा G रिलीज हो गया। नेक्स्ट 1,3 bis phosphoglycerate 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया इनटू फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और ये काइनेज है तो यहाँ पे ATP बनेगा या तो लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये ATP रिलीज होगा। पहला जो है ATP डायरेक्ट ATP मॉलिक्यूल्स आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के पास ही निकलता है, यानी 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट और एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ से प्रोड्यूस होगा। चूंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये भी 2 बनेंगे और आपका 2 ATP भी जनरेट होगा। यहाँ पे पहला डायरेक्ट ATP मॉलिक्यूल आपको इस स्टेप में मिलता है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज आपको बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ, ये म्यूटेस है, ये क्या करता है? बस केवल क्या कर रहा है? पोजीशन को चेंज कर रहा है। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज। आपने देखा कि हर केस में जो भी एंजाइम्स इसमें मैग्नीशियम, ये मेटालो एंजाइम है, इसमें सब में मैग्नीशियम आयंस लग रहे हैं। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज की मदद से आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन गया। अब यही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आपका सेकेंड लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपको फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज, तो ये ADP को ATP में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे आपका पायरुवेट जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का वो जनरेट होगा। ये कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे इसके रिजल्ट के रूप में, आपको एंड प्रोडक्ट के रूप में आपको मिला। और यहाँ पे भी आपको मैग्नीशियम और पोटेशियम इन्वॉल्व है। ये सारे मेटालो एंजाइम्स हैं और इसके लिए इन आयंस की जरूरत पड़ती है। अगर ये मेटल्स हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपको एपो एंजाइम्स बन जाएगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा, ये काम नहीं करेगा, तो ये आपका पाथवे यहीं पे ब्रेक कर जाएगा। अब बात करते हैं एनर्जेटिक्स की। एनर्जेटिक्स क्या है? मतलब कितना एनर्जी रिलीज हुआ इस प्रोसेस से, इस पाथवे के चलने से हमें कितना एनर्जी मिला। हमने 2-3 बार इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि नेट रिएक्शन क्या है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 2 ATP के लागत से आपको 2 पायरुवेट, 2 NADH, 4 ATP, 2 ADP आपको रिलीज होगा। अब यहीं से 2 यानी 5 ATP और ये 4 यानी टोटल 9 ATP, और यहां पे खर्च कितना हुआ है? 2 माइनस 2 ATP यानी 7 ATP आपको मिला। तो नेट कितना मॉलिक्यूल हुआ? 7 ATP आपको जनरेट होता है इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस
एक ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस होने से 7 मॉलिक्यूल्स आपके एटीपी। एनर्जेटिक्स का मतलब कितना एनर्जी मिला, एनर्जी किसके फॉर्म में मिलेगा, एटीपी के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि वही एटीपी का यूज करके हम अपनी डेली लाइफ को जो है आगे बढ़ाएंगे, चाहे मनुष्य हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, वायरसेस हो, सारे जो है ये प्रोसेस को करेंगे। इसी को हम टेबल के फॉर्म में दिखा रहे हैं, कब कब जो है कब कब कौन कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं। टोटल 7 एटीपी का फॉर्मेशन, नेट एटीपी सिंथेसाइज आपको 7 एटीपी मॉलिक्यूल्स होगा। कुछ हार्मोन्स का असर होता है इस पे, ग्लाइकोलिसिस पे। कौन कौन से हार्मोन का, इंसुलिन और ग्लूकागोन, 2 ऐसे हार्मोन है जो पैंक्रियाज से सीक्रेट होते हैं, वो जो है हमारे ग्लाइकोलिसिस को बढ़ा भी देते हैं और उसको कमा भी देते हैं, यानी उसको रेगुलेट करने में इन दोनों हार्मोन का महत्वपूर्ण जो है रोल है। इनिबिटर्स वो केमिकल्स होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो पाथवे में अगर लग जाए, पाथवे में अगर आ जाए तो उस पाथवे को वो ब्लॉक कर देता है। जब वो पाथवे ब्लॉक होता है तो जो इसका आउटकम है वो आना बंद हो जाएगा। जब आउटकम क्या है इसका, एटीपी, यानी अगर इस पाथवे को हम ब्लॉक कर दिया जाए तो एटीपी की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी। जब एटीपी की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी तो हम सरवाइव नहीं करेंगे। तो हम इसी के मदद से, इसको टारगेट करके हम ड्रग डिजाइनिंग, ड्रग डिस्कवरी के क्षेत्र में जो है हम इस पे आगे बढ़ते हैं कि किस पैरासाइट्स का, किस बैक्टीरिया का कौन सा पाथवे को हमें टारगेट करना है, कुछ इनिबिटर देके उसको ब्लॉक करना है, सो दैट ये पाथवे चले ना, और जब चलेगा नहीं तो उससे जो उस एनिमल को बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट ब्लॉक हो जाए और वो एनिमल डाई कर जाए, वो सरवाइव ना करे और हमें उसको हम एलिमिनेट कर सके। तो ग्लाइकोलिसिस के कुछ इनिबिटर्स है, उसमें से कुछ इनिबिटर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनिबिटर, आयोडोएसीटेट क्या करता है, इनिबिट करता है ग्लूकोज 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज को, और ये वहां पे लगेगा और उसको कभी कभी कुछ इनिबिशन मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। इनिबिशन में बहुत सारे इनिबिशन के टाइप्स होते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो ये अलग अलग तरीके से चीजों को जो है, जैसे आर्सेनेट है, आर्सेनेट इनिबिट सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द कन्वर्जन ऑफ 1,3, ये क्या करता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो है उसको ये ब्लॉक करता है। एक एंजाइम हमने बताया था फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, PGK, इसको क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा। जब वो ब्लॉक करेगा तो आपको ये 1,3 बिस-फॉस्फोग्लिसरेट को आप 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और उसी तरह से फ्लोराइड है, फ्लोराइड इनिबिट करता है किसको, इनोलेज को। इनोलेज एक एंजाइम है, इनोलेज को इनिबिट कर देगा, जिससे आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट इंटू फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्जन को ये इनिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देता है, जिससे वो पाथवे आपका जो चल रहा है, एक यहाँ का पाथवे रोक दीजिए तो आगे का सारे स्टेप्स जो है ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो पाथवे जो है ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होने के बाद आपका एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती है, जिससे उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। कुछ इसका कोई भी पाथवे हमारे शरीर में वो रेगुलेटेड है, ऐसा नहीं है कि बस ग्लाइकोलिसिस है तो चलती जाएगी, नहीं। उससे क्या है, हमारे अंदर कोई फिर उसके बाद कोई सबस्ट्रेट का या कोई प्रोडक्ट का एक्युमुलेशन बढ़ता चला जाएगा। जब एक्युमुलेशन होने लगेगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, इनिबिटरी इफेक्ट देगा और वो फिर किसी न किसी डिसऑर्डर का हम शिकार हो जाएंगे। इसीलिए उस पाथवे को रेगुलेट करना जरूरी है। तो पूरे 10 स्टेप्स एंजाइमेटिक स्टेप रिएक्शन में ये 3 एंजाइम्स हैं, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज, और इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट आपने देखा था। और इस स्टेप पे ये क्या होता है, हमारे ग्लाइकोलिसिस को ये रेगुलेट करते हैं। अब रेगुलेट करने का मैकेनिज्म अलग अलग है। एक तो आपका फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक मैकेनिज्म, अगर कोई प्रोडक्ट बन गया, अगर वो ज्यादा बन गया, शरीर को उसकी जरूरत है नहीं, तो वही प्रोडक्ट जो है आपके सबस्ट्रेट को और एंजाइम को इनिबिट करेगा कि अब जो है आगे का रिएक्शन को आप रोको। उस तरीके से उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक इनिबिशन या एलोस्टेरिक इनिबिशन। वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट या वो सबस्ट्रेट एलोस्टेरिक साइट पे, उस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे जाके
बाइंड कर जाएगा, जिससे आपके एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर डिफॉर्म कर जाता है। जब एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर डिफॉर्म कर जाएगा तो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को नहीं कर पाता है, जिसके चलते हमारा वो पाथवे ब्लॉक हो जाता है। अब ये नीड के अनुसार डिपेंड करता है कि हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को या किसी भी एनिमल को, लिविंग सिस्टम को एटीपी की कितनी जरूरत है, पायरुवेट की कितनी जरूरत है, पायरुवेट क्या कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से इस एंजाइम को वो रेगुलेट करके उस पाथवे को रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से आपने अभी देखा कि ग्लाइकोलिसिस जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे जो है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है। वैसे बेसिकली ऑक्सीजन इसके लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन ये दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म में, जो एरोब्स होते हैं, जो एनाएरोब्स होते हैं, उन दोनों ऑर्गेनिज्म में ये पाथवे होता है। अब नेक्स्ट जब हम दूसरा वीडियो लाएंगे उसमें हम क्रेब्स साइकिल कैसे, अब पायरुवेट को हम आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, इसके लिए हमें आगे और केमिकल रिएक्शंस पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।